नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का छठा भाग। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर हासिल करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा और इन 20 सेकंड में आपको चैट बॉक्स में अपने प्रश्न का जवाब देना है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया? विकल्प ए है 10 अक्टूबर 1919 ईस्वी, बी है 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी, सी है 20 सितंबर 1919 ईस्वी और डी है 26 नवंबर 1919 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया। आप जानते हैं सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई थी। हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सभी नेता तुर्की के समर्थक थे। इनमें अली बंधु, जिनको आप जानते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से, ने अपने पत्र कामरेड में तुर्की एवं इस्लामी की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? विकल्प ए है सितंबर 1919 ईस्वी, बी है अक्टूबर 1919 ईस्वी, सी है नवंबर 1919 ईस्वी और डी है दिसंबर 1919 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए, सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? विकल्प ए है हकीम अजमल खान, बी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी है मोहम्मद अली और डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, महात्मा गांधी। आप जानते हैं कि 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंप दी गई थी और उन्होंने ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, 13 जनवरी 1920 को खिलाफत कमेटी का जो प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने गया, उसका नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए है डॉक्टर अहमद अंसारी ने, बी है महात्मा गांधी ने, सी है अब्दुल बारी ने और डी है शौकत अली ने। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए, डॉक्टर अहमद अंसारी ने। आप जानते हैं 13 जनवरी 1920 को डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने गया था, लेकिन खाली हाथ वापस आ गया। उनकी मांगों को लेकर के किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई
और 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। गांधी ने खिलाफत कमेटी को सलाह दी कि उनके सामने एकमात्र रास्ता असहयोग आंदोलन का है। समिति द्वारा गांधी का यह सुझाव मान लिया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, डॉक्टर अहमद अंसारी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया? विकल्प ए है बाल गंगाधर तिलक ने, बी है महात्मा गांधी ने, सी है गोपाल कृष्ण गोखले ने और डी है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, महात्मा गांधी ने। आप जानते हैं कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज, स्वशासन या स्वराज्य का जो इनका लक्ष्य था कांग्रेस का, उसे उन्होंने त्याग करके ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने लिखा था और उन्होंने यह नारा दिया कि एक वर्ष में स्वराज। दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की थी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। दूसरी वरीयता थी 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया जाए। तीसरी थी भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया जाए। चौथी सी स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाए और पांचवी थी यथासंभव हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय, जिसमें केवल आवेदन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार के कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्यवाही भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दिया। तो कांग्रेस की नीतियों में आए इस परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावरकर और शंकर नायर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे, जिनमें एक रचनात्मक था तथा दूसरा नकारात्मक था। रचनात्मक कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना थी, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता था, स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई था। और अगर नकारात्मक कार्यक्रमों की बात की जाए तो सरकारी उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना था, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना था, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार करना था, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र देना था। तो ये दुर्भाग्य की बात रही कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बहुत बड़ा सदमा झेलना पड़ा। कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रम में 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपए एकत्र करना तथा समूचे भारत में करीब 20 लाख पर्चे बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल कर लिया था। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन की यह पृष्ठभूमि बनी थी। तो एक वर्ष में स्वराज का जो ये गांधी जी ने नारा दिया, ये वास्तव में असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण नारा था। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीवर्स की संधि कब हुई? इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। विकल्प है 10 अगस्त 1920 ईस्वी, बी है 12 सितंबर 1920 ईस्वी, सी है 18 नवंबर 1921 ईस्वी, डी है 22 नवंबर 1922 ईस्वी।
आप जानते हैं 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया था और सीवर्स की संधि की यही सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसके माध्यम से तुर्की का विभाजन हो गया था। तो 10 अगस्त 1920 ईस्वी, तो 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सीवर्स की संधि हुई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? विकल्प ए है 1 अगस्त 1919 ईस्वी, बी है 1 अगस्त 1920 ईस्वी, सी है 1 सितंबर 1919 ईस्वी और डी है 1 सितंबर 1920 ईस्वी। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू कर दिया गया था। कब शुरू कर दिया गया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस कॉलेज के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने? विकल्प ए है फोर्ट विलियम कॉलेज, बी है नेशनल कॉलेज कलकत्ता, सी है महात्मा गांधी विद्यापीठ और डी है मद्रास नेशनल कॉलेज। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने थे असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। तो इतना ही नहीं, शिक्षा संस्थाओं का जो असहयोग आंदोलन के समय में सर्वाधिक बहिष्कार हुआ था वह बंगाल में हुआ था और इसी दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने थे। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया था। तो विकल्प बी आपका फिलहाल यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा संस्थानों का सबसे ज्यादा बहिष्कार कहां हुआ था? तो अभी चूंकि मैंने ऊपर ही आपको बताया था, विकल्प ए है मद्रास, बी है बंगाल, सी है दिल्ली और डी है बंबई। तो सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ था बंगाल में। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा का बहिष्कार पूर्ण रूप से कहां असफल रहा? जब शिक्षा का बहिष्कार सबसे ज्यादा हुआ ये आपने जाना, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ शिक्षा का बहिष्कार बिल्कुल हुआ ही नहीं या बिल्कुल असफल हो गया। तो वह कहाँ हुआ था? मद्रास में। मद्रास में असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा का बहिष्कार पूर्ण रूप से असफल रहा था। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? विकल्प ए है 1918 ईस्वी, बी है 1921 ईस्वी, सी है 1928 ईस्वी और डी है 1932 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है 1921 ईस्वी। आप जानते हैं विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था और यह वह समय था जब गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे। उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का निश्चय करके उसे पूरा किया। तो वास्तव में विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी जब गांधी जी ने इस तरह की प्रतिज्ञा की और इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ? विकल्प ए है 9 नवंबर 1920 ईस्वी, बी है 17 नवंबर 1921 ईस्वी, सी है 22 अगस्त 1922 ईस्वी और डी है 19 सितंबर 1922 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है 17 नवंबर 1921 ईस्वी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आप जानते हैं 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के
लिए समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। वेल्स के बंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान एवं उजड़ी हुई नजर आई थी। दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही वर्ष की समाप्ति पर अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद, इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दिया था। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगले कदम के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दिया कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आंदोलन में हिंसा की बढ़ रही घटना से गांधी जी चिंतित थे। अली बंधुओं ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को भड़काया। अगस्त 1921 में मालाबार में मोपलों ने भी हिंसा का भयंकर कृत्य कर डाला था, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरी होने के बाद समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भयंकर घटना घटित हो गई थी, जिसके बारे में हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था? 17 नवंबर 1921 ईस्वी को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1920 ईस्वी, बी है 5 फरवरी 1922 ईस्वी, सी है 9 मार्च 1923 ईस्वी और डी है 22 मार्च 1923 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। वास्तव में चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए थे कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो इस तरह से विकल्प बी आपका यहां पर सही है। चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था, आपको मैंने बता दिया कि क्रोध से पागल भीड़ ने क्या किया था, पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। तो 5 फरवरी 1922 की यह घटना वास्तव में भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय समझ लीजिए थी, जिसमें वास्तव में हिंसात्मक गतिविधियां की गई। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? विकल्प ए है 6 फरवरी 1922 ईस्वी, बी है 9 फरवरी 1922 ईस्वी, सी है 12 फरवरी 1922 ईस्वी और डी है 14 फरवरी 1922 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। और वास्तव में 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और इस प्रकार से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश को आघात पहुंचा था। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सी आर दास और अली बंधु आदि ने गांधी जी के इस निर्णय की गंभीर आलोचना की थी और आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। तो इस तरह से यहां पर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया। विकल्प सी सही है आपका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा 15वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को कितने वर्ष की कैद की सजा हुई थी? तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, ध्यान रखिएगा कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी थी। हालांकि खराब स्वास्थ्य की वजह से 5 फरवरी 1924 को ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया था, लेकिन जो सजा मुकम्मल की गई थी वह 6 वर्ष की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर सके। यह कथन है। विकल्प ए है सदरलैंड, बी है कूपलैंड, सी है स्मिथ और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यह कथन है कूपलैंड का। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। वास्तव में जो कूपलैंड थे वो इतिहासकार थे और उन्होंने ये लिखा कि गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डाला, वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं अपितु शक्ति के द्वारा, और वह शक्ति जो अहिंसात्मक थी। उनका आंदोलन शहरी बुद्धिजीवी वर्ग तक न सिमटकर गांव की आम जनता तक पहुंच गया और जागृति पैदा करने लगा। तो ये गांधी जी के बारे में कूपलैंड के विचार थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रव्यापी आधार दिया, बल्कि उनका सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। यह कथन है। विकल्प ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है कस्तूरी रंगन। तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि सन 1921 ने देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल दिया। इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल और बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रव्यापी आधार दिया, बल्कि उनका सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। तो असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता का बोलबाला बढ़ गया। 1923 से लेकर के 27 के बीच देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। केरल स्थित मालाबार क्षेत्र के मोपला किसानों ने हिंदू भूसामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके भयंकर रक्तपात किया, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में तो सफल नहीं रहा, लेकिन इसकी चरम उपलब्धि अगर मानी जाए तो वह तत्कालीन हानियों से अधिक थी। तो फिलहाल विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है। नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? विकल्प ए है पंडित मोतीलाल नेहरू, बी है डॉक्टर अंसारी, सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप जानते हैं 1918 में कांग्रेस से अलग हुए अति उदारवादी नेता, जिसमें मुखिया थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ने नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। इस दल ने 1920-21 के विधानमंडल के चुनाव में हिस्सा लिया और विधानमंडलों में इस उद्देश्य से गए कि जहां तक हो सके उसे सहयोग करें और जहां अनिवार्य हो वहां पर उसका विरोध करें।
तो विधानमंडलों के माध्यम से संवैधानिक सुधार करने के उदारवादियों के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना कब की गई? विकल्प ए है जून 1922 ईस्वी, बी है जुलाई 1922 ईस्वी, सी है अगस्त 1922 ईस्वी और डी है सितंबर 1922 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है जून 1922 ईस्वी। यहाँ पर विकल्प ए आपका सही है। जून 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की थी, जिसके सदस्यों में पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगन ये सब थे। तो और सबसे बड़ी चीज ये थी कि समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे और प्रतिवेदक इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया था। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में अजीब सी निराशा का माहौल बन गया था। निराशा के इस माहौल में कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म दिया पंडित मोतीलाल नेहरू ने। तो विकल्प ए फिलहाल यहां पर आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, गया कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? विकल्प ए है सितंबर 1922 ईस्वी, बी है अक्टूबर 1922 ईस्वी, सी है नवंबर 1922 ईस्वी और डी है दिसंबर 1922 ईस्वी। तो आप जानते हैं कि दिसंबर 1922 ईस्वी में गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी, जिसके नेता मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे, ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। और वास्तव में पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा दिया गया यह त्याग पत्र ही दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? दिसंबर 1922 ईस्वी। यहां पर विकल्प डी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसे हम कहते हैं कि स्थापना किसने की? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को ही स्वराज पार्टी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किसने की? विकल्प ए है सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, बी है अरविंद घोष, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। आप जानते हैं कि दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी, जिसके नेता मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे, ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तो गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास थे। सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतया हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, की स्थापना की। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में ही प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया भी। तो सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज दल को तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी गई और इस तरह कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई थी। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति किस अधिवेशन में मिली? विकल्प ए है विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन, बी है गया कांग्रेस अधिवेशन, सी है दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन और डी है काकीनाडा कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन। तो अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि काकीनाडा कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन के दौरान
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो यहां पर विकल्प डी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कब चुने गए? विकल्प ए है 1920 ईस्वी, बी है 1922 ईस्वी, सी है 1925 ईस्वी और डी है 1927 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष पद पर चुने जाना स्वराजियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है विट्ठल भाई पटेल और डी है M.R. जयकर। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी महात्मा गांधी ने। आप जानते हैं 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने जेल से रिहा कर दिया था। जून 1924 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पेश करके कांग्रेस की सदस्यता हेतु न्यूनतम अर्हता कताई को निर्धारित कर दिया था। दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है, झंडा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? विकल्प ए है 1923 ईस्वी, बी है 1925 ईस्वी, सी है 1927 ईस्वी और डी है 1929 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए 1923 ईस्वी। वास्तव में झंडा सत्याग्रह कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ था। यह एक स्थानीय आदेश था। इस सत्याग्रह में गुजरात से आंदोलनकारियों का एक गुट नागपुर आया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न है, गुरु का बाग सत्याग्रह कब हुआ? विकल्प ए है जुलाई 1922 ईस्वी, बी है अगस्त 1922 ईस्वी, सी है सितंबर 1922 ईस्वी और डी है अक्टूबर 1922 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है अगस्त 1922 ईस्वी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। वास्तव में इस सत्याग्रह का कारण अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के बीच विवादित भूमि पर स्थित एक पेड़ को काटे जाने के कारण हुआ था, जो अमृतसर पंजाब में था। तो यह अमृतसर पंजाब की घटना है जो एक पेड़ की वजह से घटित हुई थी। तो गुरु का बाग सत्याग्रह कब घटित हुआ था? अगस्त 1922 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है, तारकेश्वर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? विकल्प ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित मोतीलाल नेहरू, सी है स्वामी विश्वानंद और डी है CR दास। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी स्वामी विश्वानंद। 1924 में बंगाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। बाद में चल करके इस आंदोलन के साथ CR दास भी जुड़ गए थे। तो CR दास यहां पर विकल्प में जरूर है, लेकिन कभी भी अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाएगी तो वह स्वामी विश्वानंद जी ही होंगे। अगर स्वामी विश्वानंद जी ऑप्शन में नहीं रहेंगे तब CR दास आपका होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी। इसके लेखक कौन हैं? सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। तो यह पुस्तक जो है हिंदी और गुरुमुखी भाषा में लिखी गई है। तो इस पुस्तक ने अनेक युवकों को क्रांति के लिए आकर्षित किया था। तो उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग प्रमुख रूप से सम्मिलित थे। तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने राम प्रसाद बिस्मिल
और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA कहते हैं, की स्थापना की थी। तो विकल्प डी फिलहाल आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने 29वें प्रश्न की तरफ, जो इसी टाइप का प्रश्न है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है अक्टूबर 1924 ईस्वी, बी है अक्टूबर 1925 ईस्वी, सी है नवंबर 1922 ईस्वी और डी है दिसंबर 1926 ईस्वी। तो इसका जवाब तो आपको पहले ही मिल गया है, अक्टूबर 1924 ईस्वी में। तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसे हम HRA भी कहते हैं। और HRA के जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें पहला था संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। दूसरा इसका उद्देश्य था आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन एकत्र करने के लिए राजनीतिक डकैतियों सहित राजनैतिक अपहरण किया जाए। तो HRA की अनेक शाखा, और इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह यह था कि HRA की अनेक शाखाएं पूरे भारत में स्थापित कर दी जाएं। तो फिलहाल यहां पर विकल्प आपका सही है, अक्टूबर 1924 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है, काकोरी कांड कब घटित हुआ? विकल्प ए है 5 जुलाई 1925 ईस्वी, बी है 9 अगस्त 1925 ईस्वी, सी है 12 नवंबर 1925 ईस्वी और डी है 27 दिसंबर 1925 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है 9 अगस्त 1925 ईस्वी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आप जानते हैं HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता करके 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, इन सब पर मुकदमा चला करके इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया था। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो HSRA जिसे हम कहते हैं, और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहां पर सही है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और इसी के साथ आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारे साथ टेस्ट में प्रतिभाग करते रहिए, यकीनन आप बहुत बेहतर कर पाएंगे भविष्य में। और दूसरी चीज, आप मुझे जरूर अवगत कराइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आप इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप चाहें तो PDF प्रारूप में हमारे टेलीग्राम चैनल PKT एजुकेट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको PKT एजुकेट्स टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा और उसके बाद आपको वहां से तमाम तरह के कंटेंट मिल जाएंगे, जिसमें PDF प्रारूप में नोट्स भी हैं, किताबें भी हैं और क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, जो अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।